हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो सब? तैयारी चल रही है ना बोर्ड परीक्षा की? अच्छी तरह से जम के तैयारी करो बेटा। ठीक है, तो चलो, बहुत सारे बच्चों का ये रिक्वेस्ट था कि सर एसिड बेस सॉल्ट का लेक्चर जो है वो अभी तक नहीं आया है, और हमारे फर्स्ट सेमेस्टर की डेट्स जो है वो नज़दीक आ गई है। तो उसी संदर्भ में आज एसिड बेस का लेक्चर मैं आपके लिए बना देता हूँ। एनसीईआरटी सॉल्यूशन सबसे पहले बना देता हूँ, फिर एग्जाम्पलर सॉल्यूशन भी बना देता हूँ। ठीक है, लगातार ये अपलोड होते चले जाएंगे, और फिर इस चैप्टर का लेक्चर भी आपके लिए वन शॉट रहेगा, वन शॉट लेक्चर भी रिकॉर्ड कर दूंगा। अभी फिलहाल एनसीईआरटी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में, वन शॉट सॉल्यूशन में हम लोग जो है इन करते हैं बेटा, वन शॉट लेक्चर में इन करते हैं हम लोग। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब देखो बेटा, पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब्स, वन ऑफ देम, मतलब आपको 3 टेस्ट ट्यूब दे दिया गया। वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल्ड वाटर, द अदर 2 कंटेन एन एसिडिक सॉल्यूशन एंड ए बेसिक सॉल्यूशन। मतलब एक में डिस्टिल्ड वाटर है और बाकी जो 2 बच गया उसमें एक में एसिडिक सॉल्यूशन है, एक में बेसिक सॉल्यूशन है रेस्पेक्टिवली। If you are given only red litmus paper, how will you identify the contents of each test tube? आपको सिर्फ रेड लिटमस पेपर दिया गया, ठीक है, तो आप कैसे उसको चेक करेंगे कि सॉल्यूशन जो है वो किस में जो है डिस्टिल्ड वाटर है, किस में एसिड है, किस में बेस है, ये कैसे पता करेंगे? तो आप कहोगे सर कर लेंगे, आसान है सर, बहुत आराम से कर लेंगे। हम लोग करेंगे क्या, तीनों में रेड लिटमस डालेंगे, तीनों में रेड लिटमस डालेंगे। तो अब बेस का नेचर क्या है बेटा, वो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। तो तीनों में जब हम रेड लिटमस डालेंगे, जैसे मान लो एक टेस्ट ट्यूब ये हो गया, एक टेस्ट ट्यूब ये हो गया, एक टेस्ट ट्यूब ये हो गया, तीनों में जब हम रेड लिटमस डालेंगे बेटा, ठीक है, इसमें भी डाल दिया, इसमें भी डाल दिया, इसमें भी डाल दिया, ठीक है, तो किसी एक में, तीनों में से किसी एक में, मान लो ये टेस्ट ट्यूब ए है, ये बी है, ये सी है, तीनों में से किसी एक में, मान लो इसमें ही ये रेड टू ब्लू हो गया, मतलब कंफर्म है कि ये बेस है, बेसिक सॉल्यूशन है, और बाकी दोनों में रेड टू रेड ही रह गया, रेड का रेड ही रह गया, चेंज नहीं हुआ, चूंकि एक न्यूट्रल है एक एसिडिक है। लेकिन फिर भी कंफ्यूजन बाकी रह गया, अब किसको न्यूट्रल कहें, किसको एसिडिक कहें। तो आप क्या करना कि ये जो रेड लिटमस आपका ब्लू हो गया है, अब आप इस ब्लू लिटमस पेपर को दोनों में डाल के देखना। अब ये जो ब्लू लिटमस, रेड वाला आपका ब्लू में कन्वर्ट हो गया ना, ये ब्लू अब दोनों में डाल के देखना बेटा, ठीक है। तो आप क्या देखोगे कि एक में ब्लू का ब्लू ही रह जाएगा और दूसरे में फिर ब्लू से रेड हो जाएगा। तो ब्लू से रेड हो गया मतलब एसिड है। अब ये पता चल गया कि एक में बेस है, एक में एसिड है, तो तीसरा क्या बच गया बेटा, न्यूट्रल वाला, तो तीसरे वाले में न्यूट्रल सॉल्यूशन है। इस तरह से हम लोग इसको चेक कर लेंगे, ठीक है। हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट्स ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब? तो इस तरह से हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, सिंपल है। अगले नंबर में चले आइए, अगर सिर्फ एक रेड लिटमस भी दिया रहता ना, ठीक है, तो भी तीनों को आइडेंटिफाई कर लेते, ठीक है, तीनों में वही रेड वाला डुबाते, किसी एक में ब्लू होता, जिसमें ब्लू हो गया वहां रुक जाएंगे, फिर ब्लू वाले को दोनों में डुबाएंगे, जिसमें रेड हो गया वो एसिड है, तो बेस और एसिड तो पता चल ही गया, तीसरा न्यूट्रल होगा। अगला क्वेश्चन है बेटा, व्हाई शुड कर्ड एंड सॉल्ट सब्सटेंसेस नॉट टू बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स? बेटा कर्ड एंड सॉल्ट सब्सटेंसेस क्या कंटेन करता है? एसिड कंटेन करता है, एसिडिक सब्सटेंस कंटेन करता है, ठीक है, एसिड कंटेन करता है। अब अगर आप ब्रास या कॉपर में रखते हो तो वो एसिड क्या करेगा, ब्रास से भी रिएक्शन करेगा, कॉपर से भी रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो धीरे 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 कुछ पॉइजनस सब्सटेंसेस को जो है वो जनरेट करेगा, ठीक है, पहली बात ये हो जाएगी। दूसरा, फूड जो है वो डिसऑर्डर्ड हो जाएगा, फूड का ऑर्डर भी खराब हो जाएगा, ठीक है।
टेस्ट खराब हो सकता है, स्मेल खराब हो सकता है, और वेसल भी कॉरोड हो जाएगा। देखो एक साथ तीन तीन लॉस है, वेसल खराब हो गया, पॉइजनस सब्सटेंसेस क्रिएट हो गए, फूड पॉइजनिंग वगैरह हो सकता है, ठीक है, खाना खराब हो गया, वेसल कॉरोड हो गया, ठीक है। तो एक साथ इतने सारे जो है इसके बैड इफेक्ट्स हैं, इल इफेक्ट्स हैं, ठीक है। इसीलिए कभी भी कर्ड एंड सॉस सब्सटेंसेस को ब्रास या कॉपर वेसल में नहीं रखना चाहिए, ठीक है। अगले नंबर में आओ। Which gas is usually liberated when an acid reacts with a metal? बताओ बेटा, मान लो एक मेटल है, इसको हमने एसिड से रिएक्ट करवा दिया, बोलो क्या बनेगा? ये MgCl2 बन जाएगा प्लस H2 बन जाएगा। तो बेटा कौन सी गैस रिलीज हो रही है? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। देखो ना यहाँ जो है, यहाँ जिंक डाल दिया, इसमें जिंक ग्रैन्यूल्स डाल दिया, ठीक है, और फिर सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, रिएक्शन हुआ, गैस रिलीज हुई, बबल्स रिलीज हुई, इस आउटलेट से निकल करके जो है वाटर में आई और बबल्स के फॉर्म में बाहर आई, ठीक है। अब आप जानते ही हो कि हाइड्रोजन गैस अगर आ रही है, ठीक है, तो वहां टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, कोई भी बर्निंग स्प्लिंटर आप लेके जाइए, ठीक है, और वो हाइड्रोजन गैस जो है वो पॉप साउंड के साथ जलता है। ये हाइड्रोजन गैस का टेस्ट है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट है ना कि वो बर्निंग स्प्लिंटर को बुझा देता है, उसी तरह हाइड्रोजन गैस का टेस्ट है कि वो पॉप साउंड के साथ जलता है। तो बेटा पहली बात तो ये हो गई, पहले क्वेश्चन का आंसर ये हो गया कि व्हिच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड, तो भैया हाइड्रोजन लिबरेट होगा। इलस्ट्रेट विद एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको इलस्ट्रेट करो। तो भाई एक टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, ठीक है, उसमें जो है उसमें एक आउटलेट लगा देंगे, एक कंटेनर ले लेंगे, ठीक है, कंटेनर लेकर के उसमें अगर एक्सपेरिमेंट लिखने कहे तब, यहाँ इलस्ट्रेट विद एन एग्जाम्पल है, बस खाली एग्जाम्पल से आपको इलस्ट्रेट कर देना है। अच्छा ये भी है, हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस, फिर भी लिख सकते हो, फिर भी ये एक्सपेरिमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, ये गैस पॉप साउंड के साथ जलता है। अगर एक्सपेरिमेंट लिखने के लिए कहे तो टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, उसमें जिंक ग्रैन्यूल्स ले लेंगे, ठीक है, उसका सारा का सारा सेटअप कर देंगे, और फिर जो है फिर हाइड्रोजन जो है उसको टेस्ट करना है तो वो पॉप साउंड के साथ जलेगा बेटा, ठीक है। अगला एग्जांपल यहां देख लो, Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस से रिलीज होती है, सिंपल है। मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कोई मेटल कंपाउंड ए है जो डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करता है टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस, ठीक है, बुलबुला वगैरह निकलता है गैस का, ठीक है। द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल, अभी मैंने तुरंत बात की थी, गैस अगर जलते हुए कैंडल को बुझा रहा है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ही होगा बेटा। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड्स फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड। अब कह रहा है कि प्रोडक्ट में एक कंपाउंड कैल्शियम क्लोराइड बनना चाहिए, ठीक है। तो आपने एसिड के केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ा होगा कि जब एसिड कार्बोनेट से या बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, सही है, सही है। अब यहां जब कह रहा है कि कैल्शियम वाला ही प्रोडक्ट रिलीज होना चाहिए तो आप कैल्शियम कार्बोनेट ले लो या कैल्शियम बाइकार्बोनेट ले लो। जब कैल्शियम ही बनाना है तो कैल्शियम ही रिएक्टेंट में डालना होगा बेटा, उसी का कार्बोनेट डालना होगा, उसी का बाइकार्बोनेट डालना होगा, ठीक है। तो यहां कार्बोनेट ले लिया है, मैं बाइकार्बोनेट के लिए भी आपको बता देता हूं, CaHCO3 होल ट्वाइस प्लस HCl ले लो आप, ये भी आप एक्वस ले लो, ये भी एक्वस ले लो। प्रोडक्ट जो बनेगा बेटा क्या बनेगा, तो CaCl2 बनेगा प्लस H2O बनेगा प्लस CO2 गैस बनेगा। दोनों में से कार्बोनेट से रिएक्शन करे, बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करे, सॉल्ट बनाता है, वाटर बनाता है, सी वाटर बनाता है, CO2 बनाता है, ठीक है। तो राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस करना आपने रिएक्शन में सीखा ही है, ठीक है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आप यहां डाल दें। चलिए अगला क्वेश्चन, why do HCl, HNO3 etc. show acidic characters in the aqueous solution while solutions of compounds like alcohol and glucose don't show acidic character? बेटा सिंपल सी बात है कि अल्कोहल इसमें भी हाइड्रोजन है, ग्लूकोज इसमें भी हाइड्रोजन है, लेकिन ये वाटर में डिसोसिएट होकर के H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव नहीं बना पाता है, ठीक है। HCl और HNO3 में बेटा कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, ये वाटर में जैसे ही डालिएगा तो H पॉजिटिव आयन फर्निश करेगा और बाद में ये जो है हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है,
ठीक है। तो अल्कोहल और ग्लूकोज ना तो H पॉजिटिव आयन फर्निश कर पाता है, ना हाइड्रोनियम आयन बना पाता है, ठीक है। इसके पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं होता है, ठीक है। इसलिए बेटा ये एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करता, ठीक है। एसिड आयनाइज हो जाता है, H पॉजिटिव दे देता है, ये नहीं दे पाता है। अगला क्वेश्चन, Why does an aqueous solution of an acid conduct electricity? बड़ी सिंपल सी बात है कि जैसे ही जो है एसिड का aqueous solution आएगा, ठीक है, तो एसिड क्या करेगा, डिसोसिएट करेगा aqueous solution में और क्या बना लेगा, आयंस बना लेगा। और ये आयंस क्या करेंगे, तो चार्जेस मतलब करंट को, इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरे जगह लेके पहुंचाएंगे, ठीक है, कैरी करेंगे। जैसे HCl आप ले लो, एक्वस ले लो बेटा, ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा। अब H2SO4 ले लो, H2SO4 एक्वस ले लो, ये 2H पॉजिटिव और SO4 डबल नेगेटिव में ब्रेक, मतलब आयन में डिसोसिएट होगा और आयंस बनेंगे तो करंट कैरी होगा, ठीक है बेटा। तो एक्वस सॉल्यूशन जो एसिड का है, ठीक है, वो करंट कंडक्ट कर सकता है। बेस का है, वो भी करंट कंडक्ट कर सकता है, ठीक है, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि एसिड भी डिसोसिएट होता है, बेस भी डिसोसिएट होता है, पढ़ा हुआ है आपने। चलिए अगले नंबर में आते हैं। Why does dry HCl gas not change the color of dry litmus paper? ठीक है, अब बेटा HCl भी ड्राई है, तो HCl जब ड्राई होगा, तो मैंने लेक्चर में भी इन डिटेल इसको पढ़ाया है कि HCl जब ड्राई होगा, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस हो जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस हो जाएगा, एसिडिक बिहेवियर नहीं देगा, क्योंकि जब तक हाइड्रोजन आयन नहीं बनेगा, ठीक है ना, तब तक जो है वो एसिडिक बिहेवियर नहीं देगा और कलर को भी चेंज नहीं करेगा। तो ड्राई HCl वाटर के एब्सेंस में एसिडिक बिहेवियर नहीं देता है, H पॉजिटिव आयन नहीं बनाता है, इसलिए वो ड्राई लिटमस पेपर के कलर को भी चेंज नहीं करेगा, ठीक है। While diluting an acid, why is it recommended that the acid should be added to water and not water? मैंने बिल्कुल जो है पढ़ाया हुआ है आपको अच्छी तरह से, ठीक है, कि एसिड को डाइल्यूट कैसे किया जाता है। फिर भी यहां आप देख लें, अगर मान लो ये एक कंटेनर है, इसमें हमने वाटर ले लिया, इसमें हमने वाटर ले लिया, ठीक है, डाइल्यूट करने का जो सही तरीका है, और इसमें हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को जो है ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं, एक एस्टरर रखते हैं या ग्लास रॉड रखते हैं, उससे मिलाते जाते हैं। यहीं अगर आप ऐसा करें, यहीं अगर आप ऐसा करें कि आप जो है किसी कंटेनर में एसिड ले लें और मतलब कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ले लें और डायरेक्ट इसको डाइल्यूट करने की कोशिश करें, तेरी डाल दिया पानी, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। ऊपर से एकदम धराधर पानी आप डालते जा रहे हैं, एंड एसिड इज इन वाटर, एक्सोथर्मिक नहीं भैया, ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक हो जाता है, हाईली एक्सोथर्मिक हो जाता है। इसीलिए कभी भी एसिड में वाटर डालने का जो है सलाह नहीं दिया जाता, डाइल्यूट करने का सही तरीका यही है, क्योंकि एसिड में पानी डालेंगे, ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक हो जाएगा, शीशा उसा फूट सकता है, एसिड स्प्लैश आउट हो सकता है आपके चेहरे पर, तो ये बेटा एक्सीडेंटल क्रिएशन जो है वो जनरेट कर सकता है, इसीलिए ऐसा रिकमेंड नहीं किया जाता। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात अच्छी तरह से? क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए। While diluting an acid, why is it recommended that the acid should be added to water? एसिड आप और वैसे भी एक ही साथ नहीं डाल देना बेटा, ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है। एंड नोट वाटर टू एसिड, क्योंकि वाटर अगर हम एसिड में डालेंगे, ठीक है, तो ये बेटा हाईली एक्सोथर्मिक होगा, एक्सीडेंटल कंडीशन जनरेट करेगा। How is the concentration of hydronium ion affected when a solution of an acid is diluted? बेटा एक सॉल्यूशन है एसिड का, उसको हम डाइल्यूट करते जा रहे हैं, पानी मिलाते जा रहे हैं, पानी मिलाते जा रहे हैं, ठीक है, तो H पॉजिटिव तो उतना ही है, पानी बढ़ता जा रहा है, तो पर यूनिट वॉल्यूम H पॉजिटिव की क्वांटिटी डिक्रीज कर जाती है, सिंपल सी बात है।
जब कभी भी आप किसी भी एसिड को डाइल्यूट करते हैं, क्वेश्चन फिर से देखें, हाउ इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अफेक्टेड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड? आंसर है व्हेन एन एसिड इज डाइल्यूटेड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस। ठीक है, पहले मान लो 1 लीटर में 1000 H पॉजिटिव था, ठीक है, अब आपने 5 लीटर पानी 10 लीटर पानी और मिला दिया, उसमें 1 लीटर था, मान लीजिए 9 लीटर पानी आपने ऊपर से मिला दिया, तो अब तो 10 लीटर में उतने ही 1000 H पॉजिटिव ही है ना बेटा। ठीक है, तो जैसे जैसे आप डाइल्यूट करते जाते हैं तो H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो पर यूनिट वॉल्यूम घटता चला जाता है। ठीक है, अगले नंबर में आइए, हाउ इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस OH नेगेटिव अफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड? बढ़ेगा, क्योंकि पहले भी OH नेगेटिव है, मतलब पहले भी जो है, पहले भी बेस था उसमें घुला हुआ। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन था, पहले भी बेस उसमें था ही, और ऊपर से बेस ही मिला देते हैं तो पहले भी OH नेगेटिव था और OH नेगेटिव मिला रहे हैं तो स्वाभाविक है कि उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन वुड इंक्रीज। ठीक है, क्योंकि आपने बेस में और बेस मिला दिया। अगले नंबर में आइए, you have two solutions A and B. The pH of solution A is 6, pH of solution B is 8. A का 6 आपने pH पढ़ा हुआ ना, मैंने लेक्चर में इन डिटेल्ड ये चीज जो है बताया हुआ है बेटा। अगर आपने डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया है तो उससे पहले लेक्चर देख लें, उससे पहले लेक्चर देख लें, अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने यूट्यूब पर भी मैसेज किया, ठीक है, कि सर स्कूल में एक चैप्टर खत्म हो गया है, नहीं समझ में आ रहा है, परेशानी हो रही है समझने में, क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है सर, ना एनसीईआरटी बन रहा है ना एग्जाम्पलर बन रहा है, सर पेपर कैसे देंगे? बोर्ड एग्जाम तो चलो अभी दूर है, पहले तो फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर क्लियर कर लो बेटा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के समय में तो मैं लाइव क्लास में भी आ जाऊंगा आपके लिए, है ना, बहुत सारी सुविधाएं जो है वो आपको मेरी तरफ से भी मिल जाएगी। ठीक है, तो लेक्चर चैनल पर पड़ा हुआ है, वी साइंस नेक्सस पर पड़ा हुआ है, आप वहां जाके उसको निश्चित देख लें। ठीक है, तब सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ में आएंगे। तो पीएच जो है ए का है 6 और बी का है 8, तो 7 से कम है तो बेटा एसिड हो जाएगा, 7 से ज्यादा है तो बेस हो जाएगा। व्हिच सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन? ठीक है, किस में ज्यादा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होगा बताइए? ए में ज्यादा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होगा, एसिड है ना। Which of this is acidic and which is basic? बता ही दिया मैंने आपको, ए एसिडिक है, बी बेसिक है, और एसिडिक है तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन उसमें ज्यादा होगा। ठीक है, बेसिक के कंपैरिजन में बेस में भी हाइड्रोजन आयन होता है लेकिन उसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है। What effect does the concentration of H positive ions have on the nature of the solution? अभी यही तो डिस्कस कर रहे थे, अगर H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक होता जाएगा, सॉल्यूशन के एसिडिक होने का स्ट्रेंथ बिहेवियर बढ़ता चला जाएगा, और अगर H पॉजिटिव की क्वांटिटी, इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगेगा, ठीक है, तो धीरे 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 बहुत ज्यादा कम होते 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 ये सॉल्यूशन बेसिक में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एक्वस कैन हैव वेरिड इफेक्ट ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। With an increase in H positive ion concentration, the solution becomes more acidic, while a decrease of H positive ion concentration increase the basicity of the solution. धीरे धीरे उसके बेसिक नेचर को बढ़ाता चला जाएगा अगर H पॉजिटिव की संख्या बहुत कम होती जाएगी तब। ठीक है, तो H पॉजिटिव बढ़ेगा, एसिडिक करता जाएगा, और एसिडिक करता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, और घटता जाएगा, बहुत घटता जाएगा, तो धीरे धीरे बेसिक हो जाएगा। डू बेसिक सॉल्यूशंस आल्सो हैव H पॉजिटिव आयन? मैंने बताया ही आपको, बेसिक सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन भी होता है, H पॉजिटिव भी आयन भी होता है। हाँ, इसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है, लिस्ट क्वांटिटी में ये अवेलेबल होता है, लेक्चर में मैंने पढ़ा दिया है, लिस्ट क्वांटिटी में अवेलेबल होता है, इसीलिए होता तो है, बेसिक सॉल्यूशन में भी H पॉजिटिव होता है, लेकिन उसकी संख्या इतनी कम होती है कि वो बेसिक सॉल्यूशन के नेचर को इफेक्टेड नहीं कर पाता। इफ यस देन व्हाई आर दिस बेसिक? क्योंकि इसकी संख्या बहुत कम है,
ठीक है, ये बेसिक सॉल्यूशन के नेचर को इफेक्टेड नहीं कर पाता, है ना। जो डोमिनेंट होता है प्रॉपर्टी उसी की हो जाती है। H पॉजिटिव डोमिनेंट है एसिडिक, OH नेगेटिव डोमिनेंट है बेसिक, और क्या। अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड्स विद क्विक लाइम? बेटा एक किसान क्या करता है, क्विक लाइम या स्लैग लाइम या चॉक। अब ये तीनों देख लो, ये तीनों देख लो, तीनों का नेचर बेसिक है। अब किसान क्या कर रहा है, कोई बेसिक कंपोनेंट अपने खेत में डाल रहा है। क्यों भाई? क्योंकि उसने सॉइल टेस्ट करवाया होगा, सॉइल टेस्ट करवाया होगा, ठीक है। और टेस्ट करवा के किसी एग्रीकल्चर विभाग में जाके उसने टेस्ट करवाया होगा, और एग्रीकल्चर विभाग ने सलाह दी होगी, वहां के वैज्ञानिकों ने, वहां के टेक्नीशियन ने सलाह दी होगी कि तुम्हारा सॉइल जो है ना, उसका टेक्सचर एसिडिक हो गया, उसका नेचर एसिडिक हो गया, तुम उसमें बेसिक कंपोनेंट डालो, धीरे धीरे सॉइल न्यूट्रल हो जाएगी, और न्यूट्रल हो जाएगी तो बढ़िया अन्न देगी, बढ़िया जनरेट करेगी, ठीक है, बढ़िया यील्ड करेगी फसल को। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड? अरे यार इसका CaOCl2 बताओ, इसका क्या नाम है? लिखो, लिखो जल्दी से लिखो, कमेंट बॉक्स में लिखो क्या नाम है इसका, ठीक है। बड़ा सिंपल सा बात है भाई, इसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है। नेम द सब्सटेंस व्हिच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर। बेटा ब्लीचिंग पाउडर बनाते कैसे हैं? आपको पता है कि CaOH होल ट्वाइस ले लिया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्स स्लैग लाइम लिया जाता है, और इससे क्लोरीन गैस को पास किया जाता है, तो प्रोडक्ट क्या बनता है? CaOCl2 बनता है और H2O बनता है। तो इस तरह से हम लोग ब्लीचिंग पाउडर बना लेते हैं, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना है, जब भी आप कोई भी स्कूल का पेपर दे रहे हो, या प्री बोर्ड दे रहे हो, या बोर्ड दे रहे हो, जो भी दे रहे हो, ठीक है बेटा, जहां भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, वहां यह ध्यान रखो कि अगर रिएक्शन की जरूरत है तो उसको निश्चित डाल दो। ऐसा नहीं है मैंने आंसर लिख दिया, आंसर लिख दिया तो फिर हो गया, ठीक है। तो आपने आंसर लिख दिया, हो गया, तो टीचर भी समझेगा आंसर लिख दिया, चलो कुछ भी मार्क दे दो भाई, कंसिडरेबल मार्क आपको मिल जाएगा, ठीक है। जहां जितनी जरूरत हो उस हिसाब से जो है आंसर लिखना चाहिए। तो अगर कहीं रिएक्शन की जरूरत हो तो निश्चित डाल देना चाहिए बेटा। मैं बराबर अपने ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों को कहता हूं, ठीक है, कि बेटा परीक्षाएं अच्छी जाती है सबकी। अरे कैसा गया परीक्षा? अरे भाई बहुत अच्छा गया, गजब का परीक्षा गया, फोड़ दिए, तोड़ दिए, ठीक है, फाड़ दिए, जो जो मन होता है लोग कहता है, ठीक है। लेकिन जब रिजल्ट आता है उस दिन मायूसी होती है, अगर ठीक ढंग से तैयारी नहीं की होती है बच्चे ने, क्योंकि रिजल्ट खराब होता है। परीक्षाएं सबकी अच्छी जाती है, एग्जामिनेशन हॉल से जब बच्चे निकलते हैं, किसी के भी पापा पूछें कैसा एग्जाम गया, अब भले ही अंदर में हो रहा है कि अरे मेरा तो एग्जाम अच्छा नहीं गया, लेकिन अरे पापा लिखे बहुत अच्छा लिखे, सारे क्वेश्चंस हमने बना दिए, ठीक है। तो परीक्षा तो सबकी अच्छी जाती है बेटा, रिजल्ट खराब होता है, इसलिए रिजल्ट की परवाह करनी है और उसके लिए कॉन्सेप्ट की परवाह करनी होगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट आप सही से बना लो, परीक्षाएं अच्छी जाएगी, रिजल्ट अच्छे आएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। आपने पढ़ा ही है, वॉशिंग सोडा हम लोग यूज करते हैं, Na2CO3.10H2O, डेकाहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट यूज करते हैं, यह हार्ड वाटर को सॉफ्ट कर देता है। What will happen if a solution of sodium hydrocarbonate is heated? Give the equation for the reaction involved. बेटा आपने कई बार पढ़ा है, आपने रिएक्शन में भी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में पढ़ा है कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट को ब्रेक करेंगे क्या बनेगा? कार्बोनेट बनेगा, वाटर बनेगा, CO2 बनेगा। कोई भी बाइकार्बोनेट जब ब्रेक होती है, डिकम्पोज होती है, तो कार्बोनेट बनाती है, वाटर बनाती है, CO2 बनाती है, ठीक है। और उम्मीद है कि अभी तक आपने फॉर्मूला बनाना अच्छी तरह से सीख लिया होगा, क्योंकि उसका मैंने सेपरेट लेक्चर जो है वो वन शॉट में डाल रखा है, ठीक है। तो उससे आपको बहुत ज्यादा सहूलियत मिली होगी फॉर्मूला को बनाने में, क्योंकि फॉर्मूला तो बनाना पड़ेगा बेटा, उसको तो बनाना सीखना पड़ेगा। और अगर अभी भी आपको दिक्कत होती है तो वन शॉट लेक्चर में ये जो है पढ़ा हुआ है, ठीक है, चैनल पर, आप वहां जाके निश्चित देख लें, फॉर्मूला बनाना सीख लें, वर्ड इक्वेशन से जो है स्केलेटल कैसे बनाते हैं, उसके लिए तो फॉर्मूला चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला नहीं बनेगा तो फिर बैलेंस कैसे करेंगे,
या अभी रिएक्शन ही लिखना है तो कैसे लिखें, कितना याद कर लेंगे आप। राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला बताओ, CaSO4.12H2O। इसको जैसे ही आप वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे, मतलब या वैसे भी नेचर में खुला भी छोड़ देंगे ना इसको, ये पाउडर आता है, पाउडर को खुला भी छोड़ देंगे तो धीरे धीरे देखेंगे वो सॉलिड स्टेट में आ जाता है, क्योंकि वो वाटर हो या मॉइस्चर हो किसी के भी साथ रिएक्शन करके फिर से जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है, एक हार्ड मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर उसके बाद इसका यूज आप नहीं कर पाएंगे, ना मेडिकल यूज प्लास्टर करने के लिए, ना मूर्तियां बनाने के लिए। खराब हो गया, खराब हो गया, खराब हो गया, ठीक है ना। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस अगर वाटर के साथ रिएक्शन करेगा या मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करेगा तो जिप्सम बनाएगा, जो कि एक हार्ड मटेरियल होगा। अब चलिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन में आते हैं। ए सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, सिंपल बात है। इट्स पीएच इज लाइकली टू बी, क्या हो सकता है पीएच भाई? सॉल्यूशन रेड लिटमस को बेटा ब्लू कर रहा है, मतलब क्या होगा? बेस होगा। और बेस का पीएच कितना होता है भाई? तो 7 से ज्यादा होता है, 7 से ज्यादा होता है पीएच, ठीक है। अब आप देख लो कौन सा है, डी होगा। आगे आओ। ए सॉल्यूशन रिएक्ट्स विथ क्रस्ड एग सेल्स। क्रस्ड एग सेल्स, बेटा अंडे का जो छिलका होता है ना वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, उसका अगर आप कंपोजिशन देखें तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ए सॉल्यूशन रिएक्ट्स विथ क्रस्ड एग सेल्स टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ठीक है। कोई सॉल्यूशन है जो इसके साथ रिएक्शन करता है, एग सेल्स के साथ रिएक्शन करता है, एग सेल्स के साथ रिएक्शन करता है और एक गैस जनरेट करता है बेटा CO2। तो आपने पढ़ा हुआ है, आपने एसिड का प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है कि बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट के साथ जब एसिड रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनाता है, H2O बनाता है, CO2 बनाता है, ठीक है। तो अब यहां पूछ रहा है कि भाई क्या होगा, NaCl से रिएक्शन करवा दें एक सेल का? क्या नहीं भाई, HCl से, हाँ HCl से करवा सकते हो, HCl से आप करवा सकते हो, HCl से आप करवा सकते हो, ठीक है। क्या होगा? तो CaCl2 बन जाएगा, H2O बन जाएगा, CO2 बनेगा। और CO2 का टेस्ट है कि ये बर्निंग स्प्लिंटर को बुझा देता है या फिर लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। क्यों मिल्की कर देता है? याद होगा आपको, लाइम वाटर होता है CaOH होल ट्वाइस, और जब CO2 इसके साथ रिएक्शन करता है तो CaCO3 बना देता है, प्लस H2O भी बना देता है, ठीक है। तो CaCO3 के फॉर्मेशन के कारण लाइम वाटर बेटा मिल्की हो जाता है। क्लियर है? चलिए आगे। 10 ml of a solution of NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml of a given solution of HCl। 10 ml NaOH है, माने बेस है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 8 ml HCl चाहिए। तो बेटा 20 ml अगर NaOH रहेगा, if we take 20 ml of the same solution of NaOH, the amount of HCl solution, तो HCl कितना होगा? तो बेटा 10 के लिए 8 चाहिए, तो 20 के लिए क्या चाहिए? 16 चाहिए, 16 ml चाहिए, ठीक है। एकदम सिंपल यूनिटरी मेथड है, उससे आप जो है इसको निकाल लेते हो। 10 के लिए 8 चाहिए, 10 के लिए भाई 8 चाहिए, तो 1 के लिए क्या चाहिए? 8/10 चाहिए। तो 16 के लिए क्या चाहिए? 16 के लिए क्या चाहिए? 16 ही है ना। अच्छा 20 है, 20 के लिए क्या चाहिए? तो 8/10 गुना 20, इसको इससे काट दो, 8 दूना 16 चाहिए, ठीक है। तो बेटा 16 ml चाहिए, 16 ml चाहिए, ठीक है। अब आप कहो सर हम लोग 10th में आ गए हैं, ठीक है, इस तरह यूनिटरी मेथड समझा के तब बता रहे हैं। तो बेटा कभी कभी जो है हंस भी लिया करो, ठीक है, क्योंकि तुम बच्चे ही हो ना। कभी भी माता पिता की नजरों में, शिक्षक की नजरों में, ठीक है, आप हमेशा बच्चे ही होते हो। आप कितने भी बड़े हो जाओ, बड़े से बड़े अधिकारी बन जाओ, आप क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। पापा तो समझते हैं, अरे ना समझ है, इससे कैसे जिंदगी जिएगा, कैसे जिंदगी जी जाएगी इससे, ठीक है। ये बातें तो होती रहती है। अगले नंबर में आओ। Which one of the following types of medicines is used for treating indigestion? indigestion treat करना है बेटा, एंटीबायोटिक देंगे क्या? कहीं कट गया है क्या, घाव हो गया है ना भाई? क्या यूज करेंगे? डायरेक्ट आइए, एंटासिड यूज करेंगे, ठीक है। एंटासिड क्या होता है भाई? माइल्ड बेस होता है,
अगर पेट में इंडाइजेशन हो गया तो सर्टेन है एसिडिटी हुई होगी, उस एसिडिटी को एंटासिड जो है वो धीरे धीरे खत्म कर देता है, फिर डाइजेशन सही हो जाती है। राइट वर्ड इक्वेशन देखो आ गया ना, आ गया ना। तो फॉर्मूला लिखना जरूरी है ना बेटा। कह रहा है कि इसके लिए वर्ड इक्वेशन लिखो एंड देन बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन। राइट वर्ड इक्वेशन, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद जिंक ग्रैन्यूल्स। पहले तो वर्ड कंप्लीट करो कि जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करेगा जिंक ग्रैन्यूल से, ठीक है, क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, बोलो, लिखो कमेंट बॉक्स में क्या बनाएगा। ZnSO4 बना लेगा प्लस S2 बना लेगा। तो पहले तो इसका वर्ड इक्वेशन लिखना है कि व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विथ जिंक ग्रैन्यूल्स, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड। ओके, फिर आपने स्केलेटल इक्वेशन लिखना है, अनबैलेंस्ड वाला, यही वाला, और फिर उसको बैलेंस करना है, ठीक है। तो एक दो मैं कर देता हूं, बाकी आप कर लेना। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विथ मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन के साथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्शन कर रहा है, बोलो बेटा क्या बनेगा, MgCl2 प्लस S2 बनेगा, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो इस तरह से आप जो है इसको कंप्लीट कर लोगे, पहले इसका वर्ड इक्वेशन लिख दोगे, फिर स्केलेटल लेके फिर बैलेंस भी कर देना इसको। Compounds such as alcohol and glucose also contain hydrogen but are not categorized as acids. Describe an activity to prove it. ठीक है, अल्कोहल और ग्लूकोज हाइड्रोजन तो कंटेन करता है लेकिन एसिड नहीं ना है। एसिड है क्या? H पॉजिटिव फर्निश करता है क्या? आप कहोगे नो सर, बिल्कुल नहीं। तो फिर एक्सपेरिमेंटली इसको कैसे दिखाया जाए, एक्सपेरिमेंटली इसको कैसे दिखाया जाए, ठीक है। एक एक्टिविटी देनी है कि भाई ये एसिड नहीं है। तो बेटा एसिड क्या होता है, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है, ठीक है। अल्कोहल और ग्लूकोज तो नहीं करेगा। तो आप क्या करो, आप कंटेनर ले लो, इसमें आप एक एसिड डाल दो, कोई भी HCl दे दो डाइल्यूट वाला, और एक एनोड लगा दो, एक कैथोड लगा दो। उम्मीद है कि स्कूल में आपने अभी तक मेटल नॉन मेटल भी पढ़ लिया होगा, तो एनोड और कैथोड आप समझते होंगे, समझ रहे होंगे। और दूसरा ले लो, इसमें कुछ भी ले लो, आप अल्कोहल ले लो या ग्लूकोज ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। इसमें भी आप एनोड और कैथोड लगा दो, ठीक है। इसको भी बैटरी से कनेक्ट कर दो, की भी लगा देना स्विच, और चलो बल्ब भी लगा देते हैं, बल्ब भी लगा देते हैं, ठीक है। इसमें भी वही काम करते हैं, की लगा दिया, इसमें भी बेटा बल्ब लगा दिया। अब जैसे ही की ऑन करेंगे तो ये तो एसिड है ना, बल्ब जलेगा। और इसमें अल्कोहल या ग्लूकोज जो हमने लिया है तो यहां बल्ब नहीं जलेगा, स्विच ऑन भी कर देंगे तो बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है। मतलब अल्कोहल और ग्लूकोज एसिड की प्रॉपर्टी को शो नहीं करता, हम एक्सपेरिमेंटली इसको दिखा सकते हैं, ठीक है। आप कहोगे सर हम लिटमस पेपर से दिखा लें क्या, एसिड ब्लू लिटमस को सर रेड कर देता है, ये नहीं करेगा, दिखा सकते हो, सिंपल सी एक्टिविटी है, दिखा सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। अगले नंबर में आओ। Why does distilled water not conduct electricity while rain water does? बेटा रेन वाटर में इम्प्योरिटीज होती है, ढेर सारे सॉल्ट्स एंड मिनरल्स होते हैं, जिसके कारण यहां आयंस फॉर्म कर जाते हैं, कैटआयंस भी फॉर्म कर जाते हैं, एनआयंस भी फॉर्म कर जाते हैं। तो ये करंट को कंडक्ट कर देता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देता है। जबकि डिस्टिल्ड वाटर में आयंस का फॉर्मेशन नहीं होता, प्योर होता है, उसमें इंप्योरिटीज होती ही नहीं है। आयनिक स्पेसीज, डिस्टिल्ड वाटर इज अ प्योर फॉर्म ऑफ वाटर एंड इज डिवाइड ऑफ एनी आयनिक स्पेसीज। आयनिक स्पेसीज उसमें क्रिएट ही नहीं होता, इसीलिए वो करंट को कंडक्ट नहीं करता, ठीक है। और रेन वाटर जो है इम्प्योर फॉर्म ऑफ वाटर है, मेनी आयनिक स्पेसीज उसमें फॉर्म हो सकते हैं,
ठीक है, इसके कारण वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाता है। Why do acids not show acidic behavior in the absence of water? मैंने आपको पढ़ा ही दिया है, क्योंकि एसिड वाटर के प्रेजेंस में ही H पॉजिटिव फर्निश करता है, H पॉजिटिव क्रिएट करता है, जनरेट करता है, या H3O पॉजिटिव जनरेट कर पाता है। प्रेजेंस ऑफ वाटर में ही कर पाता है, प्रेजेंस ऑफ वाटर में ही डिसोसिएट हो पाता है। इसीलिए एब्सेंस ऑफ वाटर में ना तो ये फॉर्म होगा, ना वो अपना बिहेवियर शो करेगा। ठीक है ना? 5 solutions A, B, C, D and E when tested with universal indicator, वही pH solution, universal indicator को बेटा pH solution भी कहा जाता है, showed pH as 4, 1, 11, 7, 9। अब देख लो pH का वैल्यू दे दिया है 4, 1, 11, 7 और 9 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इसका 4, इसका 1, इसका 11, इसका 7, इसका 9। ठीक है बेटा? Which solution is neutral? न्यूट्रल कौन सा बेटा? D। 7 न्यूट्रल होता है ना। स्ट्रांगली अल्कलाइन कौन है? 9 वाला E। स्ट्रांगली एसिडिक कौन है? B वाला 1। वीकली एसिडिक कौन है? A वाला 4। और वीकली अल्कलाइन कौन सा है? D वाला 7। सॉरी बेटा, सॉरी, ये 11 है और ये 9 है। जस्ट ए मिनट, न्यूट्रल वाला D हो गया, स्ट्रांगली अल्कलाइन, यहां E के जगह आप C कर दो, E के जगह आप C कर दो। 11 भी था, ध्यान ही नहीं गया मेरा उस पर। स्ट्रांगली एसिडिक, ये तो चलो B है। वीकली एसिडिक, ठीक है, तो वीकली एसिडिक A हो गया, सही है। वीकली अल्कलाइन, यहां E आ जाएगा बेटा, यहां E आ जाएगा। ठीक है? और इसका pH अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन में अरेंज करना हो, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो सबसे कम 11 वाले में, उससे ज्यादा 9, उससे ज्यादा 7, उससे ज्यादा 4, सबसे ज्यादा 1, क्योंकि एसिड है, H पॉजिटिव ज्यादा होता है। समझ में आ गई होगी बात? चलो आगे बढ़ते हैं। इक्वल लेंथ्स ऑफ मैग्नीशियम रिबन्स आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब A एंड B। 2 टेस्ट ट्यूब ले लो, ठीक है, एक पर A मार्क कर दो, एक पर B मार्क कर दो। ठीक है, और दोनों में जो है छोटा छोटा सा टुकड़ा मैग्नीशियम, इक्वल टुकड़ा मैग्नीशियम रिबन का दोनों में डाल दो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब A। टेस्ट ट्यूब A में आपको HCl डाल देना है और CH3COS डालना है टेस्ट ट्यूब B में। B में एसिटिक एसिड डाल देना है। ठीक है, इन विच टेस्ट ट्यूब विल द फिजिंग ऑकर मोर वैगरसली एंड व्हाई? बेटा तेजी से गैस किस में रिलीज करेगा? बोलो 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 बोलो, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो। एक में HCl डाले हैं, मैग्नीशियम रिबन बराबर बराबर दोनों में डाला हुआ है। एक में HCl डाले हैं, एक में एसिटिक एसिड डाले हैं। क्या जवाब है आपका? आप कहोगे सर HCl, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तेजी से रिएक्शन करेगा, इसलिए तेजी से हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगी, फास्टर रेट में जनरेट होगा। फ्रेश मिल्क हैज अ pH of 6. How do you think the pH will change as it turns into curd? बेटा दूध से जब दही बनाते हो तो दूध खट्टा होता है कि दही खट्टा होता है? आप कहोगे सर दही खट्टा होता है। और टेस्ट वाइज दूध तो खट्टा नहीं होता ना, खट्टा लगता है क्या? नहीं, दही खट्टा लगता है। अगर और दिन रख दो तो और खट्टा हो जाता है। ठीक है, तो pH कैसे चेंज करेगा? pH घटेगा या pH बढ़ेगा? खट्टा होता जा रहा है, सोच के जवाब दो। pH घटेगा, ठीक है, तब तो एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट है कि नहीं? बढ़ेगा तब तो बीटर इन टेस्ट हो जाएगा, बेस की तरफ निकल जाएगा बेटा। तो द pH ऑफ मिल्क इज 6, एज इट चेंजेस टू कर्ड द pH विल रिड्यूस, घटेगा, डिक्रीज करेगा, बिकॉज कर्ड इज एसिडिक इन नेचर, द एसिड्स प्रेजेंट इन इट डिक्रीजेस द pH। दरअसल लैक्टिक एसिड बहुत ज्यादा फॉर्म होने लगता है, इसीलिए दूध जो है जब दही बनाते हो तो पहले तो 6 है, 6 से घटेगा और घटेगा और घटेगा, जैसे जैसे एसिड फॉर्म होता जाएगा pH जो है वो घटता जाएगा।
ए मिल्कमैन एड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। एक दूध वाला क्या कर रहा है, बेकिंग सोडा मिला रहा है। अब याद रखना बेकिंग सोडा बाय नेचर अल्कलाइन होता है, बाय नेचर बेसिक होता है, ठीक है। ए मिल्कमैन एड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। व्हाई डज ही शिफ्ट द पीएच ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली अल्कलाइन। अब ये जो इसमें मिल्क का पीएच तो 6 होता है बेटा, उसमें बेकिंग सोडा मिला के, बेकिंग सोडा मिलाया, पहले 6 था, बेकिंग सोडा मिलाया, पीएच बढ़ गया, मान लो 8 हो गया, 9 हो गया, ठीक है। मतलब सॉलिड मिल्क जो है वो बेसिक होता चला गया। तो वो ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों करता है? ताकि मिल्क जो है वो इजीली कर्ड में कन्वर्ट ना हो सके, या आप लिख सकते हो कि मिल्क का सॉरिंग रुक जाए, ठीक है। दूध खट्टा हो जाएगा तो फिर फट जाएगा ना धीरे धीरे, ठीक है, इसीलिए वो उसको अल्कलाइन करके रखता है। अब व्हाई डज दिस मिल्क टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेट एज कर्ड। बेटा आपने क्या कर दिया, इसको अल्कलाइन कर दिया, अल्कलाइन कर दिया, मिल्क अल्कलाइन हो गई थी, ठीक है। अब अगर उससे आप दही बनाना भी चाहोगे तो उसमें जो बेसिक कंपोनेंट है ना, वो उसके दही बनने के जो है रेट को स्लो कर देगा, बिल्कुल स्लो कर देगा, क्योंकि पीएच आपने बढ़ा रखा है, अल्कलाइन कर रखा है। उसमें अगर आप ऊपर से दही डाल के उसको जमाना भी चाहोगे तो वो जल्दी नहीं जमेगा, टाइम ज्यादा ले लेगा, ठीक है। सिंस दिस मिल्क इज स्लाइटली बेसिक देन यूजुअल मिल्क, एसिड्स प्रोड्यूस टू सेट एज कर्ड आर न्यूट्रलाइज्ड बाय द बेस। दही अगर डालोगे भी बनना भी शुरू होगा तो पहले नेचर जो बेसिक हो गया है, उसमें जो बेसिक कंपोनेंट है पहले उसको न्यूट्रलाइज करना होगा, ठीक है, और तब जाके फिर वो दूध जो है वो दही बनने के प्रोसेस में आएगा। इसलिए ये थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा लंबा समय लेगा, ठीक है ना। मतलब मामला समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दो क्वेश्चंस थे। दूध वाले ने दूध में बेकिंग सोडा मिलाया, उसको अल्कलाइन कर लिया, क्या करने के लिए? तो सॉरिंग रिड्यूस करने के लिए। और अल्कलाइन कर लिया तब उससे दही बनने में समय क्यों लग रहा है? क्योंकि उसमें बेसिक कंपोनेंट जो है पहले वो न्यूट्रलाइज होगा, फिर दही बनने की प्रक्रिया शुरू होगी, इसलिए ज्यादा समय लेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ, मैंने अभी तुरंत ऐसा क्वेश्चन बताया था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है, मॉइस्चर से भी रिएक्शन करके, ठीक है, क्या कर लेता है? जिप्सम बना लेता है, जिप्सम बना लेता है, ठीक है, हार्ड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फिर कोई इसका पर्टिकुलर यूज एक कॉमन पीपल के लिए नहीं रह जाता है। इसीलिए बेटा इसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखना चाहिए, मॉइस्चर से बचा के रखना चाहिए, क्योंकि मॉइस्चर से भी रिएक्शन करके इसका कंपोजिशन चेंज हो जाता है, ठीक है, यूजेबल से नॉन यूजेबल हो जाता है, ठीक है। व्हाट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसको कहते हैं? और दो एग्जांपल दे दो। तो जब एसिड और बेस रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर बनाता है तो फिर इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहां KOH हमने ले लिया और HCl ले लिया, क्योंकि दो एग्जाम्पल कह रहा था। प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा? KCl बनेगा, H2O बनेगा, सॉरी KCl बनेगा, H2O बनेगा, ठीक है। तो जब एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर जनरेट करता है तो बेटा ये रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। ड्यूरिंग इंडाइजेशन काउज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमक, वी एडमिनिस्टर एन एंटासिड, generally milk of magnesia, which is basic in nature. The antacid neutralizes the excess of acids and thus give relief. अच्छा, ये तो उस वाले क्वेश्चन का आंसर यहां आ गया, ठीक है, कि अगर मान लो पेट में इंडाइजेशन हो गई, क्या करोगे? एंटासिड ले लोगे, क्या करेगा? धीरे धीरे एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है, और न्यूट्रलाइज करके जो है आपको सही कर देगा। या यहां क्वेश्चन है व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसका दो एग्जाम्पल देना था, तो एक एग्जाम्पल ये ले लिया और दूसरा एग्जाम्पल आप यहां से ले लो। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जब HCl से रिएक्शन करता है तो MgCl2 और H2O बन जाता है, सॉल्ट एंड वाटर बना लेता है, ठीक है।
एंटासिड न्यूट्रलाइजेस द एक्सेस ऑफ एसिड्स एंड दस गिव्स रिलीफ फ्रॉम इंडाइजेशन। फिर डाइजेशन की प्रक्रिया और सही से चलने लगती है, बताया है मैंने आपको। गिव टू इंपॉर्टेंट यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। बेटा वॉशिंग सोडा का कोई भी दो इंपॉर्टेंट यूज बताओ, ठीक है। तो वॉशिंग सोडा ग्लास इंडस्ट्री में, सोप इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री वगैरह में यूज होती है, ठीक है। और वाटर के हार्डनेस को रिमूव करने में भी यूज होती है। और बेकिंग सोडा का यूज हम लोग बेकिंग पाउडर के फॉर्म में भी करते हैं। पता है ना बेकिंग पाउडर किसको कहते हैं, पढ़ाया हुआ है मैंने लेक्चर में आपको। जब बेकिंग सोडा में एडिबल एसिड मिलाया जाता है तो फिर वो कंपोजिशन बेकिंग पाउडर कहलाता है। व्हेन एन एडिबल एसिड इज एडेड टू बेकिंग सोडा इट इज कॉल्ड बेकिंग पाउडर, ठीक है। तो बेकिंग पाउडर बनाने में यूज करते हो, ठीक है। बेकिंग सोडा और कोई भी माइल्ड एसिड, एडिबल एसिड जैसे कि टार्टरिक एसिड वगैरह मिला देते हो, ठीक है। तो आप जो है बेकिंग पाउडर बना लेते हो। और ये सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज होता है, ठीक है। अब कहोगे सर सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर क्या है? तो बेटा इसमें सोडा जो है ना वो NaHCO3 है, और एसिड जो लिया जाता है ना, आप एनसीईआरटी में डायग्राम देख लेना, H2SO4 लिया जाता है। अब जब इस दोनों को मिलने के लिए फ्री कर दिया जाता है कि भाई ठीक है रिएक्शन करो, ठीक है। तो ये क्या करेगा ना, ये Na2SO4 बना लेगा, H2O बना लेगा, CO2 बना लेगा। ये CO2 जब आउटलेट से बाहर आएगी, ठीक है, तो एक्सटिंग्विशेस फायर, ये आग को बुझा देगी, है ना। तो यही है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। ये बनाने में भी आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। ओके बेटा, तो आपका एनसीईआरटी क्वेश्चंस का लेक्चर सेशन जो है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपके स्कूल के पेपर्स को बनाने में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और बोर्ड के लिए तो खैर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही बेटा। बोर्ड के लिए तो बहुत ईमानदारी से काम करें, बहुत मेहनत करें, ठीक है। चूंकि कॉम्पिटेंसी लेवल क्वेश्चन जो है वो ज़्यादातर अब वही पूछे जाते हैं। तो आप जितना ज़्यादा फोकस करोगे आपके पेपर्स उतने अच्छे जाएंगे, ठीक है। लेक्चर भी देख लो, एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी मैंने जो है रिकॉर्ड कर ही दिया है, अपलोड करवा ही दिया है, ठीक है। एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस भी देख लो, सबको अच्छी तरह से फोकस करो, ठीक है। और क्वेश्चंस का जम करके प्रैक्टिस करो, चैप्टर्स का स्टडी करो और क्वेश्चंस का जम करके प्रैक्टिस करो, ठीक है। अगर कभी भी कोई भी चीज भूल जाते हो, कोई भी टॉपिक अगर मिस कर जाते हो, किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन होती है, तो अब आपके पास तो ये फैसिलिटी है ना कि फटाफट लेक्चर में चले गए, भाई पूरा लेक्चर हमने रिवाइज कर लिया, पूरा फिर से एनसीईआरटी क्वेश्चंस देख लिया, एग्जाम्पलर क्वेश्चंस देख लिया, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी का जितना ज्यादा हो सके उतना फायदा उठाओ, ठीक है। और अपने कैरियर को अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करो। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।